प्रदेश की करते हैं, जहां आज विधानसभा में बजट पेश किया गया है। पहला पूर्ण बजट मोहन सरकार का, जिसे लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जेपी पाराशर जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक मामलों के विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं, और इसके साथ ही गुररेज शेख जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जेपी पाराशर जी, आपके पास में आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं बजट? 16% की वृद्धि और काफी उम्मीदें थी, पहला पूर्ण बजट था तो और ज्यादा आस लगाए हुए लोग बैठे हुए थे, कैसे देखा जाए? ये एक्सपेक्टेड था कि 15 से 20% का बजट में ओवरऑल हाइक आएगा। तो हम अगर सारी मदों पर जाते हैं तो वो उसी तरह का 15 से 20% का हाइक दिखाई देता है। और चूंकि स्टेट्स के बजट आमतौर पर जो केंद्र का जो बजट होता है उससे आधा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है ऑलमोस्ट, और ज़्यादा बल्कि, तो उसी लाइन पर वो बनता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उन सारे सेक्टर्स को उन्होंने, कृषि को, नगरीय विकास, वाटर, महिला बाल विकास और वो हेल्थ, स्कूली शिक्षा, उन्हीं सारी मदों पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो मतलब ठीक है। इसमें से कई जो खर्च हैं वो कैपेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर वो खर्च करते हैं वो ठीक है। और जो कैपेक्स है बढ़ाना स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे जो चिंता की बात सिर्फ इसमें एक जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि स्टेट का जो कर्ज है वो काफ़ी बढ़ रहा है, और वो जो कर्ज है उसका हाई इंटरेस्ट रेट पर है। तो रीपेमेंट भी आप जैसा समझ सकते हैं कि अगर आप जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट में जाता है। तो उसके बारे में जो फिस्कल मैनेजमेंट है उस पर सरकार को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में ये, चूँकि अब ये बजट के 4 महीने तो हम ऑलरेडी चुनावों में बीत चुके हैं, तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा इस तरह की गुंजाइश नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब वो अगले बजट आएगा अगले 4 साल का, वैसे भी हमें सभी राज्य सरकारों में ये समस्या जाती है कि वो 5 साल का जो बजट होता है वो उसको जो 4 साल में ही काम होता है। तो ये जो समस्या है, इससे निकलने के लिए उनके पास वक्त है, 5-7 महीने का, 8 महीने का जो वक्त है। और शायद यही वो वजह है कि जिसका जिक्र अभी विपक्ष कर रहा है, जैसे कांग्रेस जिस बात की आलोचना कर रही है कि जो घोषणाएं की थी चुनाव में वो इसमें समायोजित नहीं की गई हैं, शायद मुझे लगता है कि वो वजह भी यही है कि 4 महीने ये बीत चुके हैं और गवर्नमेंट को एक पोजीशनिंग करनी होगी, अपने लोन्स को पोजीशन करना होगा। जो भी अब जैसे कि 83,000 करोड़ का जो एक लोन सरकार अभी ले रही है, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे है वो भी, और उसमें से सरकार के पास अगर वो रीपेमेंट कर देती है तो 47,000 करोड़ के आसपास ही पैसा बचता है। सर तो, ये जो माफ करिएगा, रोक रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है कोई भी एक्स्ट्रा, ये अच्छी बात है कि लोगों पे किसी तरह का और अन्य तरह का बोझ नहीं आया है। लेकिन अगर इस तरह से बढ़ाई गई है राशि हर एक सेक्टर में, आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? गवर्नमेंट के पास एक तो रेवेन्यू वो दिखा रहे हैं, जो हमने देखा है आधा के करीब रेवेन्यू गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं, स्टाम्प ड्यूटी है, आबकारी है, और जो स्टेट का वेट है जो पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर, तो मुख्यतः तो उसी पर डिपेंड करती है ज़्यादातर सरकारें, आबकारी पर, और जो पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स है उसी पर ज़्यादा निर्भर करती है। राज्य सरकारों के वही मेजर सोर्स हैं। और दूसरा जो है वो केंद्र से मिलने वाली राशि है, जो सेंट्रल पूल में उसकी हिस्सेदारी होती है राज्य की, एक वो है। तो ये ज़्यादा कोई ऐसे राज्य सरकारों के पास सोर्सेज नहीं होते, उनको जो है इन्हीं में से अपना करना पड़ता है। लेकिन आप रिसोर्सेस बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें स्टेट का, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे, 2-3 साल के अंदर वो ज़्यादा GST देंगी, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि जो चल रही है उसी को टारगेट किया जाए। नहीं, जब तक इंडस्ट्री आप आगे नहीं बढ़ाएंगी, मैं तो ऐसा सोचता हूँ अगले 4 साल के लिए पूरी एक योजना सरकार के पास होनी चाहिए थी,
और मैं ऐसी उम्मीद करता था कि इस बजट में वो लेकर के निश्चित तौर पर एक नयापन जो होता है वो हाँ। इस बार कुछ देखने को नहीं लगा। जो पुरानी योजनाएं थी उनको चालू रखा है, वो योजनाएं बंद नहीं करने की बात कही गई है, लेकिन नयापन की एक उम्मीद थी वो यहाँ देखने को नहीं मिली है। चलिए कांग्रेस से बात करते हैं। हमारे साथ रवि वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष के नाते, हालांकि सदन में विपक्ष ने बजट की एक लाइन भी नहीं सुनी होगी जिस तरह से हंगामा चल रहा था, लेकिन आप किस तरह से अब इस बजट को समझते हैं? दिनेश जी, बहुत ही स्पष्ट माहौल है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बजट का जो है पूरा दिशाहीन है। बिगड़े हुए हालात को काबू करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाई। भाई पुरानी पैकिंग में नया माल दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में गांव शहर में जिस तरीके से युवाओं महिलाओं को मजबूत करने की, उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने वादे किए थे, जिस वादों के दम पर वोट हासिल किए थे, आज उस बजट में कहीं चर्चा नहीं है। हमारी स्पष्ट रूप से मांग थी कि आपने जो वादा किया है वो कमिटमेंट है, वो निभाएंगे आप। 3,000 देने की बात थी जो लाडली बहना को, उसका कोई जिक्र नहीं है। किसानों की जो खरीद की बात थी कि 3,000 से लेकर 3,100 रुपये करेंगे, उस पर कोई बात नहीं है। तो मुद्दों से मुंह चुराती भारतीय जनता पार्टी कर्ज लेकर केवल करप्शन और क्राइम में जिस तरीके से आगे बढ़ी है, कर्ज लेकर जब तक है जी तब तक है घी पी, इस तरीके की मोहन यादव की सरकार चल रही है। आखिर मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता थी, बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे रूरल डेप्थ में जो हैं लोग, उनको ऐसे कुछ रोजगार संसाधन देती। लोन्स के माध्यम से ऐसे कोई लोन्स नजर नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी जो लोन की पहले की जो स्कीम्स थी इनकी, वो जर्जर हालत में है ही नहीं है, लोगों को मिलता ही नहीं है लोन। जिस तरीके से नियम बना रखे हैं सरकार ने कि वो केवल भटकने का काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ है, उनको बड़े लोन्स मिलते हैं और वो चंपत भी हो जाते हैं। तो इस पर भी कोई कानून या कोई ऐसा विषय नहीं आया कि उन पर सख्ती से निपट पाते। तो सरकार केवल करप्शन और क्राइम में माहिर है। जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से आज का जो बजट है मध्य प्रदेश में केवल निराशा और हताशा का माहौल पैदा करता है। ठीक है, विपक्ष में होने के नाते हालांकि यही बातें आपकी ओर से नहीं, कही यही नहीं, एक अच्छे कर्म होंगे तो बिल्कुल स्वागत होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, करप्शन और क्राइम इस सरकार का चेहरा बन चुका है। ऑलरेडी हम पहले से इतने लाखों करोड़ों के कर्ज में है, नई रेवेन्यू इनके पास कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन केवल बातों से जो है जुमलेबाजी से अपनी छुपाई जा रही है। कुछ प्रयास किए जाएंगे या क्या सोचा है सरकार ने, वो बजट में खास तौर पर विपक्ष को दिखाई नहीं दिया है। जवाब हम गुलरेज जी से ही ले लेते हैं। गुलरेज जी, क्या लगा आपको? हालांकि ठीक है, सरकार की ओर से बहुत प्रयास किए गए हैं, अलग अलग सेक्टर में जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन रोजगार को लेकर बात हो रही है। 3,000 रुपए का जो वादा महिलाओं के साथ था लाडली बहनों के लिए, उसकी बात भी विपक्ष उठा रहा है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप और क्या नया कर रहे हैं इस बजट में, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। देखिए मैडम, जहां तक विषय है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, और जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे क्योंकि इन्होंने बजट सुना नहीं। ये तो केवल हु हंगामा करने में लगे हुए थे। इन्होंने भी कहा कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने ये देखा ही नहीं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसके बजटरी एलोकेशंस में 81% लगभग डबल कर दिया है, जिसको 81% की वृद्धि की गई है। यदि आप जॉब्स की बात करें तो 46,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की बात आई है। इसमें केवल 7,500 तो पुलिस की नौकरियां निकली हैं। शिक्षा के लिए जो युवाओं की बात होती है, शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है। जो हेल्थ सेक्टर होता है उसमें 21,144 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, 21 नए ITI कॉलेजेस आ रहे हैं, तो इसमें शिक्षा का भी विस्तार होता है। गुलरेज जी, नया क्या है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या तैयारी सरकार की इस बजट में? जहां तक आप बिल्कुल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, आपने क्योंकि ये बजट हम सुन चुके हैं। मैं बोल रहा हूं उसका, आप रेवेन्यू के विषय में बात कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें हम, तो आपने देखा होगा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर किस तरह से जोर दिया गया है। यदि सर्व समावेशी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट पर, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जब ऊर्जा विकसित होती है, जब हमारी एग्रो इंडस्ट्री सुधरती है, तो अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में निवेश भी आता है, उद्योग भी आता है, और उसी से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारी सरकार नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए इकोनॉमी की, उसकी तरफ काम कर रही है। और नेचुरल ग्रोथ ऐसी नहीं आती कि सरकार ने 4 उपक्रम खोल दिए
रही है, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। नेचुरल ग्रोथ आती है जब आप इंफ्रा डेवलप करते हो, जब आपका ह्यूमन रिसोर्स जो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, उसका जो शैक्षणिक स्तर बढ़ता है, उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं, तो फिर निवेश आता है। और जो निवेश से मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विस सेक्टर उठता है, उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्ट होता है और सरकार का बजटरी एलोकेशन बढ़ते हैं। चलिए पारासर जी, यहाँ पर एक बात और समझनी होगी। जिस तरह से कोई चुनाव के बाद जब पहली दूसरी सरकार आती है, नई जिम्मेदारियां होती हैं, नए चेहरे होते हैं, नई हो सकता है उनके दिमाग में कोई प्लानिंग भी चल रही हो, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ जिस तरह से पुरानी जो सरकारें योजनाएं लागू करके जाती हैं, वायदे कर जाती हैं, क्या नई सरकार पहले बजट में उसी में उलझ जाती है? कुछ अपना नयापन देख, जैसे इस बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ नयापन नहीं दिखा, पुरानी योजनाएं हैं, जो बजट का पैसा था उसी में एडजस्ट किया है, तो ये एक बड़ी समस्या है। हाँ देखिए, पूरी हम लगातार चुनाव के दौरान भी इस बात पर बहुत बहस होती रही, और वो बहस ये थी कि फ्रीवीज जो है वो जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो राजकोषीय प्रबंधन जिसको कहा जाता है, उसके लिए खतरा है क्या, या उसको संतुलन बिगाड़ते हैं, राज्यों की इकोनॉमी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो पूरा एक सोच है वो ये है कि उसका एक कोई सीमा होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में ये बहस का विषय है। तो अब इस पर तो चर्चा पूरे देश में चल रही है। ये पूरी राजनीतिक बिरादरी को सोचना पड़ेगा कि भाई जो सरकारें होती हैं वो कहाँ तक इस तरह की घोषणाएं चुनाव के दौरान कर सकती है जिनका भार आगे चल कर के उठाया जा सके। तो ये एक चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको बजट के अंदर लाना, लेकिन सरकार कैसे कर सकती है इस काम को, मैं आपको एक जैसे अभी जो चर्चा गुलरेज जी कर रहे थे, डेट टू जीडीपी रेशियो में आपको बताता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश का 30% है, और अगर जो अच्छे विकसित राज्य देखे जाए तो महाराष्ट्र का 18% है, गुजरात का 15% है, उड़ीसा का 13% है, तेलंगाना का 23% है, असम का 24%। तो हम जो है वो एकदम खतरे के निशान के पार तो नहीं गए, लेकिन हाँ हमारा ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से समस्या ये खड़ी होती है कि आप अपने रिसोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में या इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर देते हैं। तो जो घोषणाएं जैसे जो जिनकी बात आप कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है, उनको अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन तब दिया जा सकता है जब राज्य सरकारें फिस्कल प्रूडेंस, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। लोक कल्याणकारी योजनाएं ज़रूरी हैं, क्योंकि सरकारें होती ही इस वजह लिए है कि समाज का जो कमज़ोर तबका है, वल्नरेबल सेक्शन है, बिल्कुल उस तक लाभ पहुँचाया जाए। उनको आप खारिज नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि राजस्व को ज़्यादा मात्रा में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अब जिन राज्यों ने तरक्की की है या जो लोग आगे हैं, जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो कम है, मतलब उनका जो जीडीपी है उसके मुकाबले कर्ज कम है, वो क्या है, छत्तीसगढ़, उन्होंने क्या किया, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्नाटक ने आईटी और इंडस्ट्री का काम किया है। महाराष्ट्र जो है वो मुंबई, आप जानते हैं मुंबई की वजह से, और वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा है। गुजरात में आप इंडस्ट्री और टैक्स कलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। मध्य प्रदेश को ये जो लोग दूसरे राज्य कर रहे हैं, इन चीज़ों पर पूरा फोकस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ यहाँ पे एडिशनल कई चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश बीच में है देश के, तो लॉजिस्टिक्स के मामले में हम बहुत कारगर हो सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र हम बन सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि हम फूड बास्केट है ऑलमोस्ट, बहुत बड़ी पैमाने पर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, खाद्य एग्रीकल्चर में हमारी अच्छी स्थिति है। तो मेरा जो सोच है वो ये है कि राज्य सरकारें अगर अपने राजस्व बढ़ाने के बहुत सारे उपाय करती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को तेज करती है, तो उनके लिए ये फ्रीबीज बांटना भी आसान होता है। लेकिन इसमें मैं लौटूंगी राजनीतिक मेहमानों की तरफ से, एक एड ऑन क्वेश्चन और मेरा रहेगा, लेकिन इसमें
हम पीछे कहाँ हैं? क्योंकि देखिए अभी भर्तियों की बात कही जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि भर्ती की सिर्फ घोषणा बजट में की गई है, भर्ती हो नहीं रही है पुलिस महकमे में या स्वास्थ्य के सेक्टर में, प्राइवेट नौकरियों में भी कमी आई है। तो हम पीछे कहाँ हैं? कैसे इसे बढ़ाया जाए? इस पर सरकार किस तरह से ध्यान दे पाएगी? देखिए कोई भी है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 42,000 भर्ती होगी, अब यहाँ तो लाखों नौजवान हर साल निकलते हैं, तो आप कोई सरकार क्या, कोई भी सरकार इतने जॉब्स दे सकती है? खुद सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। चलिए एक माहौल तो बनाया जाता है इसके जरिए। इसका तरीका ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, औद्योगिकरण किया जाए, उसमें जॉब्स हैं, और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। आप पॉलिसीज़ में आपको तब बेहतर आप बना सकेंगे, आज़ादी मिलेगी जब आपके ऊपर कर्ज भी कम होंगे। तो हम एक तरफ क्या करें कि लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग करें, खर्चों को कम करें, और दूसरी तरफ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करें। ठीक है, रवि वर्मा जी आप कुछ कह रहे थे? जी जया जी, दरअसल रोजगार और तमाम तरह के विषय पर गुलरेज जी अभी चर्चा कर रहे थे, तो मैं उनका ध्यान आकर्षण लगातार हमारे विधायक भी करवा रहे हैं, स्टूडियो के माध्यम से मैं भी करवा रहा हूं। वो कांस्टेबल या सिपाहियों की भर्तियों की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी अन्य विभागों में पुरानी नियुक्तियां अभी तक मिली नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात यह है कि अतिथि शिक्षक लगातार अपनी नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, जिनको सरकार जबरिया पुलिस के बल पर जिले से हर रोज बाहर कर देती है। जुलाई माह में मैं ये बताना चाहता हूं कि 6,000 शिक्षक जो है रिटायर होने जा रहे हैं इसी माह में, और 35,000 पद खाली है। स्कूली शिक्षा की जो दुर्दशा है आज इस तरीके से बद से बदतर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ये एकदम फैक्ट पर मैं बात कर रहा हूँ। इस पर जवाब देने के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते हैं, ना ही मोहन यादव जवाब दे रहे हैं कि आज स्कूली शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा आज भारतीय जनता पार्टी की राज में क्यों है। अब ये अन्य बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो यथा वर्तमान स्थिति है उस पर जवाब चाहती है विपक्ष या मध्य प्रदेश की जनता कि उस पर क्या प्रावधान है। उनकी नियुक्तियां जो पहले से ही पेंडिंग है वो तो आप दे नहीं रहे और नई नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो गुमराह करने की जो राजनीति है टेलीविजन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, इससे निपटने के लिए आज मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। चलिए जरूरी है, और जिस तरह से आपने बात कही कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है या हम बात कहते हैं, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले पारासर सर आपकी चाहूंगा। क्या कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पा रही है सही तरीके से? क्योंकि जब मौका मिलता है कांग्रेस हंगामा कर देती है और ये इसी का फायदा सत्ता पक्ष ले बैठती है। देखिए ये एक समस्या कुछ वर्षों से बहुत मतलब सभी सदनों में आ रही है कि जो एक डायलॉग होना चाहिए, एक प्रॉपर जो, क्योंकि जो विधायिका है बहुत अहम फोरम है, पॉलिसी मेकिंग का बहुत ही अहम फोरम है। तो आप उसमें डिसरप्शन जो होते हैं या बहुत शोर शराबा होता है या उसका नहीं चलना, वो घातक है। वो पब्लिक मनी स्पेंड होता है, उस बारे में मतलब लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है वो जो टैक्सेस से कटा है। इसके बारे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, और प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस इस बारे में नहीं सोचती होगी, कांग्रेस इस बारे में ज़रूर सोचती होगी, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक कंपल्शन है, अब सीधा प्रसारण होता है, आजकल लोग उसको देखते हैं, उनको लगता है कि ये स्कोरिंग करने का बड़ा अच्छा मौका है, तो इस वजह से ये डिसरप्शंस हम देख रहे हैं। चलिए लेकिन उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी की ओर से तो इसे विश्वासघात वाला बजट बता दिया गया है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है इसे लेकर वो भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मंत्रियों के क्या कुछ रिएक्शंस हैं इस बजट को लेकर वो सुन लीजिए। मंत्री इस वक्त कलापत जी भूरिया मेरे साथ है, कैसा देख रही हैं बजट को और खासकर महिला बाल विकास विभाग को लेकर? देखिए मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है और नापात अच्छा शानदार बजट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हर वर्ग का यहाँ ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, और हर वर्ग को देख के बैलेंस करके और ये बजट पेश किया गया है। आपके विभाग के लिए क्या इसमें दिखाई देता है? खासकर महिलाओं की बात, आदि आबादी को आप बात करते रहे, कांग्रेस ये कह रही 3,000 रुपए की बात कर रहे थे लेकिन बजट में प्रावधान नहीं किया। देखिए कांग्रेस बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रही है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उस पर विचार करेंगे, देखेंगे, और जो भी घोषणाएं होती है, जो भी होती है, तो 5 साल के लिए होती है और उसमें जरूरी नहीं कि अभी करो। तो आने वाले समय में देखेंगे, एक पॉलिसी मैटर है ये,
और आने वाले समय में उसके चाइल्ड और महिलाओं के लिए चाइल्ड का विभाग भी है। जी, चाइल्ड और महिलाओं के लिए, खासकर उनके कुपोषण के लिए और दूसरी आंगनवाड़ी भवन के लिए, और उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या बेहतर और कर सकते हैं, उसमें पूरा प्रयास हमारा भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है और हमारे प्रधानमंत्री का भी है। तो इसमें आगे वाले समय में, आने वाले समय में पता चलेगा कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं। चलिए, महिला बाल विकास मंत्री है, हालांकि बता नहीं पा रही कि उनके विभाग के लिए क्या हुआ इस बजट में, और यही खासियत भी होती है बजट की। बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिखाई देते हैं जिसमें महिलाओं की बात भी की गई है, बच्चों की बात भी की गई, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा मंत्री जी के पास नहीं। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। सुनाई नहीं, हंगामा बरकरार रहा पूरे टाइम। विपक्ष का आचरण पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। हाँ। और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हाँ। कि सरकार का बजट आ रहा है और सभी वर्गों के लिए आ रहा है। एक सेकंड। जी। जब बजट को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि सर बजट में कई तरह के सवाल वो सब बैठे हैं ना, वो सब वही बैठे हैं। विपक्ष क्यों आंदोलन कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीपी आया है, लेकिन बजट पर इंफ्रा को लेकर खास तरह से ध्यान दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी है। राकेश जी, कैसा देख रहे हैं खासकर आपके विभाग के दृष्टिगत बजट? ये विभाग अपने आप में एक संपूर्ण बजट है। मध्य प्रदेश के हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अभी तक लगभग 6,646 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। उसके अलावा 4,700 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन हो गया और इस बार 10,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और नई सड़कों का बनना, ये उसका प्रावधान रखा गया है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य इसमें काम आता है, बल्कि समृद्धि के लिए भी जो आवश्यक जमीन है वो ये तैयार करता है। कुल मिलाकर हम कहें तो हर वर्ग की दृष्टि से ये बजट अपने आप में संपूर्ण बजट है। 4 लेन और 8 लेन की बात कही जा रही है सीएस के दृष्टिगत रखते हुए, जो उज्जैन से जोड़ते हैं, तो वो कौन से जहां 8 लाइन की तरफ आप लोग बढ़ने वाले? देखिए, अभी सिंहस्थ अपने आप में एक बड़ी हम सभी के लिए चुनौती होती है और वो ठीक तरीके से संपन्न हो और उसके साथ साथ उसको करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार हो। उस दृष्टि से इन सब विषयों पर तैयारियां चल रही हैं। 6 लेन सड़कें, 8 लेन सड़कें, इन सभी पर विचार विमर्श जारी है और उनको अंतिम रूप शीघ्र ही देने वाले हैं। पहली बार दिख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार नारेबाजी करती रही और बजट के दौरान बजट भी नहीं सुना गया, और अभी भी कह रहे हैं कि बजट में वो कुछ भी नहीं दिखा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बजट उन्होंने सुना ही नहीं। शायद ये पहली बार है कि विपक्ष इस तरह से बजट की उपेक्षा करे। बजट का मतलब होता है मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उन पर सुनना, उनको समझना, क्योंकि ये गरीब के लिए, आम के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए बजट होता है। लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है वो मध्य प्रदेश की जनता की उपेक्षा का व्यवहार है और जनता इसके लिए इनको माफ नहीं करेगी। चलिए, राकेश सिंह जी है, बजट को लेकर कहा है कि इंफ्रा को लेकर खास तरह से ध्यान दिया गया है, लेकिन सियासत का भी ख्याल है, पर कांग्रेस का जो रुख रहा उसको लेकर बड़ी आपत्ति भी जताई। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रतिक्रियाएं भी सुनी और साफ तौर पर जो भी मंत्री हैं सबका यही लगभग कहना है कि विपक्ष ने जब सुना ही नहीं तो विपक्ष किस तरह के सवाल उठाएगा, उन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए, गुलरेज जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज जी, देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी गुलरेज जी। जहां तक सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले कि इसको कुछ गद्दारी वगैरह कहा और धोखाधड़ी कहा इस बजट को। तो धोखाधड़ी किसको कहते हैं मिस्टर कमलनाथ, ये आपको समझना चाहिए। धोखाधड़ी उसको कहते हैं जब आप किसानों की जो फसल के बीमे की प्रीमियम होती थी उसको आप खा जाते थे। धोखाधड़ी उसको कहते हैं मिस्टर कमलनाथ कि चलती हुई जो योजनाएं हैं उसको आप डकार जाते थे सरकारी पेट में। सर, धोखाधड़ी उसको कहते हैं जब बहन बेटियों की शादी के लड्डू आप छीन लेते थे। धोखाधड़ी उसको कहते हैं जब बच्चों के कंप्यूटर आप छीन लेते थे, अच्छे
पढ़ने वाले कुशल बच्चों के। तो इसको कहते हैं धोखाधड़ी। और ये जो हमारा बजट है ना, आपकी लैंग्वेज में किसी जमाने में आप कहा करते थे ड्रीम बजट, हम कहते हैं ये ड्रीम बजट नहीं है, मध्य प्रदेश का वास्तविक बजट है। और आपके मित्र कमलनाथ जी दिग्विजय गुर्रेज जी, कमलनाथ जी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, वो जरा मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद उस पर जवाब लेंगे। आप लोगों ने जो चुनाव में वादे किए थे, विधानसभा चुनाव में, उन वादों की याद दरअसल वो दिला रहे हैं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा, ये वादा था। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। लाडली बहना योजनाओं में महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना और घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की बात कही गई थी। उन वादों को दरअसल वो याद दिला रहे हैं और इसलिए वो विश्वासघात का बजट बता रहे हैं इसे। वो जो गद्दारी विश्वासघात की बात कर रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के ऊपर लागू होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है मैडम। 1952 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें हमने देश से वायदा किया था कि 370 हटाएंगे। जब हमारे पास ताकत आई, कुव्वत आई, तो हमने हटाया। और इसी सत्र में आप देखें कि ये 5 साल का जो पीरियड है, उसी में बहन बेटियों और किसानों से जो वायदे किए थे वो भी पूरे किए जाएंगे। कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस से चिल्ला चिल्ला के भौंक रहे थे कि ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। एक भी योजना बंद नहीं हुई। जैसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में यूज करें। अभी आपने सदन की कार्रवाई आप नहीं चलने देते हो, चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो, चाहे विधानसभा की कार्यवाही हो। आप क्या चाहते हो? आप देश की प्रगति में बाधा क्यों बन रहे हो? प्रॉब्लम क्या है मैडम कि ये मध्य प्रदेश को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को भी पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इनको बहुमत नहीं मिलता है और जनता जो है इनको और नीचे ले लेकिन गुर्रेज जी, ये जो बजट आया है इसे लेकर आम जनता भी तो आपसे सवाल पूछेगी ना कि 3000 रुपए अगर लाडली बहना को लेकर जो वादा किया गया था, फिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो विपक्ष आपसे पूछ रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि जो वायदे बीजेपी ने किए हैं, हर वो वायदा पूरा होगा। ठीक है, रवि वर्मा जी। जी जय जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उस धोखे को जब उजागर कर रहे हैं कमलनाथ जी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं में छुपे धोखेबाज इंसान को अपने आप को नजर आता है। इसलिए धोखेबाज इंसान नजर आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से नकली बिछिया, नकली जेवर देकर जनता को धोखा दिया जाता है, तो एक धोखेबाज को धोखा ही नजर आता है। जिस तरीके से आदिवासी भाइयों को कैंसर वाली चप्पल दे दी गई, किस तरीके से आदिवासियों को धोखा दे दिया गया, तो एक धोखेबाज इंसान को अपना धोखा ही नजर आता है। जिस तरीके से भौंकने की बातें कर रहे हैं, इस तरह की शब्दावली हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर होती होगी, लेकिन प्रदेश की सम्मानित जनता एक सम्मानित भाषा के साथ चर्चा चाहती है। एक धोखेबाज व्यक्ति को अपने हर धोखे को ही याद आता है कि उसने कैसे मध्य प्रदेश की जनता को दिनेश जी धोखा दिया है। धोखेबाज इंसान को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो तथ्यात्मक बात कही है, एकदम सटीक बात कही है। धोखेबाजों को धोखेबाजी ही नजर आती है कि मध्य प्रदेश की जनता को किस तरीके से इन्होंने धोखे में रख रखा है। 3000 देने की बात थी, सवाल पूछे जाएंगे और सत्ता से रवि जी पेश किया है सुमन सिंगार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है बहुत अच्छा बजट है देश के प्रदेश के विकास के लिए। सपने दिखाने का, जुमलों का बजट है। अगर आप चाहते थे तो प्रदेश की महिलाओं की लाडली बहना के लिए 3000 रुपये देते, वो नजारा दे। तो ये सिर्फ जवानी बात करते, बहनों को भूल गए, लाडली बहनों को। धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर भी आप बात कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को सिर्फ चुनाव तक के सीमित रखा था। तो खासतौर से यही कहना है कि उम्मीद थी कि लाडली बहना है, गेहूं धान का समर्थन मूल्य मिलेगा, लेकिन सिर्फ धर्म तक ही भारतीय जनता पार्टी ने बजट को सीमित रख रखा है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और देखिए तो किस तरह से साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष पूरी तरह से यहाँ अग्रेसिव नजर आ रहा है, सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है। पारस सर, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ समझना चाहूँगा। अभी हमारे मनोज सर भी जब बात कर रहे थे महिला विकास मंत्री से, तो उनको उनकी जानकारी नहीं थी कि उनके विभागों के लिए क्या मिला है और प्लानिंग भी नहीं है। एक प्लानिंग भी होती है कि इस बजट के साथ हमें किस उद्देश्य के साथ आगे जाना है। क्या ये भी एक बड़ा चिंता का विषय रहता है कि विभागों को सिर्फ बजट दिया जाता है, अब वो प्लानिंग करेंगे कि इसका हमें क्या करना है? हाँ, मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन की कमी है आपस में, और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए उनको। जब आप विधानसभा से बाहर निकलते सारे लोग अपने अपने मंत्रालयों के बारे में
मंत्रियों को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और अगर जैसा कि अभी गुलरेज जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 81% जो है महिला बाल विकास का 81% हुआ है, 26,560 करोड़ रुपए, 81% बढ़ गया। तो अब ये हाईलाइट है इस बजट की। तो और मंत्री को तो यहाँ पर पूरा स्कोर कर जाना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ बिल्कुल, कि भाई 81% जो है तो हम क्या करने जा रहे हैं। वो 3,000 वाला जो मुद्दा है वो उसमें खत्म हो जाता, वो कवर हो जाता। लेकिन ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी एक बड़ी विधा है, वो आप जानते हैं कि वो इन मुद्दों पर दरअसल पहले से कुछ मीटिंग होकर के उनको ब्रीफिंग तैयारी होनी चाहिए। तो अब हो सकता है किसी वजह से वो ऐसा नहीं हुआ। इसमें सोशल सेक्टर में सरकार ने काफ़ी खर्च किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप नहीं किया है। एजुकेशन में जैसे 22,600 करोड़ है, हेल्थ में 21,144 करोड़ है, पीएम आवास में 4,000 करोड़ है, और अटल कृषि योजना में जो 11,065 करोड़ की जो सब्सिडी है, अटल कृषि ज्योति योजना में जो सब्सिडी 10 हाउस पावर तक मिलती है वो भी है, इरिगेशन में 13,596 करोड़ है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये सारे सेक्टर्स जो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात अभी कर रहे थे राकेश सिंह जी, मुझे लगता है कि ये मिलकर के काफी जॉब्स जो है क्रिएट कर सकता है। ये ऐसा प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में। हाँ बिल्कुल, ये सारा जो अभी स्पेंडिंग है ये इसमें अगर पिलफरेज नहीं होता है तो ये जॉब्स क्रिएट करता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं बिल्कुल, अब जब पैसा आएगा कुछ काम होगा तो निश्चित तौर पर लोग जुड़ेंगे। जब आप सिंचाई परियोजना में खर्च करेंगे तो लोग ही तो काम करेंगे। लेकिन सर, जैसे कि अभी हाल ही में जो देश का हम पहला एक प्लांट खोलने वाले थे मध्य प्रदेश में, वहां पर तैयारी थी, वहां एक अलग विरोध प्रदर्शन होने लगा। बजट की राशि सरकार की ओर से बढ़ाई जाती है, पर वो जनता तक वो बातें शायद उस तरह से नहीं पहुंच पाती। मैं वही कह रहा हूँ कि पिलफरेज जो है वो एक बस, अभी पिछले मैं देख रहा था कि कुछ डिपार्टमेंट का रकम जो है वो अनस्पेंड रह गई है ना। तो ये अब आपका जो सिस्टम है वो उस सिस्टम को इतना एफिशिएंट होने की ज़रूरत है कि वो उस अगर प्रोविजनिंग है तो एक तो उस प्रोविजनिंग पूरी खर्ची होनी चाहिए, उस राशि को खर्च होना चाहिए। दूसरा यह है कि उसका भाई एक पिलफरेज हम मानते हैं कि एक सर्टेन तो होता ही होता है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि वो खर्च होता है। नरेंद्र मोदी जी बार बार एक चीज़ की बात कर रहे थे, अगर आपने हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान सुना कि वो अगली सरकार में स्पीड और स्कोप दोनों बढ़ाएंगे। उनका जो प्रायोरिटी होगी वो स्पीड होगी और स्कोप होगी। और ये बात भी उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट की है कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने वही अपना, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय या पिछली सरकारें करती आ रही थी, उसमें से बहुत सी योजनाएं, जैसे जनधन योजना, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं था। ये पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वो अकाउंट खोले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीड को गौर करना चाहिए, जो पिलफरेज जो जया सवाल उठा रही है उसको खत्म करना चाहिए और स्कोप बढ़ाना चाहिए। स्कोप कैसे बढ़ेगा? जब आप ज़्यादा नए फील्ड खोलेंगे, नए अवसर विकसित करेंगे तो स्कोप बढ़ेगा। चलिए, और अगर बात करें इस बार बजट में एक चीज और प्रावधान रखा गया है कि जो सरकारी परीक्षाएं रहेंगी उन परीक्षाओं में अब जो फीस लगती थी उसमें कमी की गई है। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? रवि जी, किस तरह से देखते हैं? ये तो छात्रों के लिए थोड़ी सी सहूलियत यहाँ होने जा रही है, खास करके उन परीक्षार्थियों के लिए जो ज़्यादा फीस देकर, अभी तक की जो स्थितियाँ होती थी, कई फीस देते थे और फिर एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसमें भी फीस ज़्यादा लगती थी, उसमें अब कटौती रहेगी। दिलीप जी, निश्चित तौर पर इस चीज़ की मध्य प्रदेश में, देश में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश न देश में केवल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भर्ती परीक्षाओं के नाम पर लूट मचाई है, उस लूट पर ही तो ध्यानाकर्षण हम लेकर आए थे। हम सदन में चर्चा चाहते थे, लेकिन तमाम मुद्दों से मुंह चुराती भारतीय जनता पार्टी केवल इधर उधर की बातें कर रही है। एक भ्रष्टाचारी मंत्री को अपने साथ सदन में बैठाए हुए अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। लेकिन जया जी 4 दिन चर्चा थी ना, नैतिकता के आधार पर मैं इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे लिए जाते थे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, और पेपर लीक की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों मंत्रियों के कॉलेज से होती हैं, और जो परीक्षार्थी जो पास होते हैं वो भी उनके कॉलेज से होते हैं। जिस मंत्री पर लगातार
आज गिरी हुई है, उसके इस्तीफे होने की बजाय सरकार उसको पल्लवित कोशिश कर रही है। अरे सर, जो बजट बड़ी पर भी निराशा बात कर का विषय। लीजिए। जी, बजट पर भी चर्चा करेंगे, सर, शिक्षा बजट पर ही चर्चा आज करेंगे। बजट पर ही करें। बजट पे भी चर्चा हो रही है। इसके लिए- बजट का ये पहलू है कि आपने ये विषय लाया है, तो भर्ती परीक्षा में ये कानून या इस तरह के बजट की आवश्यकता है कि आज हम युवाओं तो को चलिए, ये कम अच्छा बजट किया। लेकिन में एजुकेशन ये के फील्ड में ये देखिए सत्ता ना, पक्ष ने अच्छा किया। ये व्यवस्था दें कि जिससे युवाओं को ठीक एक है। बेहतरी का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो। चलिए गुलरेज जी। जी देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस सारी बातें कर रही है लेकिन ये नहीं बोल रही कि हम बाधा डाल रहे चीजों में। अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो जो भी गलती है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप हर चीज को केवल मीडिया पब्लिसिटी के लिए आपको दिख रहा है कि बजट हर कोई देख रहा है तो हमारा चेहरा चमकेगा, हमारी बिल्कुल राजनीति बजट चमकेगी। मध्य प्रदेश का जनता देख रहा है, बंसल न्यूज के माध्यम से देख रहा है, और मेरा यह आरोप है कि बजट दिशाहीन है। बिगड़े हुए हालातों को काबू में करने के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई है, जिसका स्पष्ट प्रमाण बंसल न्यूज पर निर्मला भूरिया जी ने स्वयं दिया है कि उन्हें अपने बजट की कोई जानकारी नहीं है विभाग की। मध्य प्रदेश में उनका विभाग महिलाओं के प्रति क्या करने जा रहा है, केवल मुंह का जमा खर्च है जो गुलरेज जी केवल बकेती के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सूचना का पास बिल्कुल आगे पीछे है। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि चीजों को बाधित करें तो वो हम नहीं होने देंगे। राहुल जी, ये बाधित होने देंगे और ये नहीं होने देंगे। ये तो प्रदेश की जनता लगातार देख रही है इस अमृत काल में किस तरीके से इनका विकास विनाश के रूप में दिख रहा है। जिस तरीके से मेरे और आपके टैक्स से बने हुए कारण बांध रह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विनाश लगातार मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए पारासर जी, अब देखिए ऐसे नहीं, ये पॉलिटिकल चर्चाएं हम फिर करते रहेंगे। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा बजट को लेकर विशेष चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात कीजिए बजट को लेकर। पारासर जी, संस्कृति विभाग को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, बड़ी हाइक दी गई है, सिंहस्थ भी है, किस तरह से इसे देखा जा सकता है? और निश्चित तौर पर इतना बड़ा बजट, लगभग 6000 करोड़ का प्रावधान सिंहस्थ के लिए रखा गया है, तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल पाएगा। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बजट जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होता है। वो जो बातें करती है, जो उसका कहना चाहिए, जो एक वर्ग है, समर्थक वर्ग है, उसको भी उसको एड्रेस करना रहता है। तो उन्होंने उन वर्गों को अगर आप देखें तो आवंटन किए हैं, और वो जैसे कि सिंहस्थ है तो वो उन्होंने उसको आवंटन किया है। दूसरा आप देखिए, अभी मैं कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जैसे इन्होंने एक ई विधायक और ई कैबिनेट का भी एक उसमें विषय दिखाई दिया मुझे, तो वो भी एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हर विधायक को शायद 5 लाख रुपए तक वो सरकार इसमें प्रोविजनिंग कर रही है। फिर ये जो ई बसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी चल रहे हैं, वो 6 राज्यों तक कर दिया गया है। 3 मेडिकल कॉलेज नए जोड़े जा रहे हैं और इसी साल खुलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो संस्कृति विभाग के जरिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसकी पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट घटक है कि संस्कृति पर उनका पूरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, जो कल्चरल रिवाइवलिज्म है, वो उनकी पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम घटक है। सर तो एक चीज जो है, जो मेरा भी थोड़ा सा ध्यान खींच रही है कि सरकारी अस्पताल में अगर इलाज के दौरान मृत्यु होती है तो पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक पहुंचाया जाएगा और शांति वाहन सेवा की शुरुआत इसके लिए की जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सर, कई ऐसी खबरें हमने देखी है, साइकिल से या हाथ ठेले से शवों को ले जाने पर परिजन मजबूर हो जाते हैं। बल्कि ऐसी शिकायतें बड़ी गंभीर आती रहती हैं कि वहां से उनको मर्चुरी से अपने परिजनों की कंधों पर तक निकालने है ना, क्योंकि जैसे कि एम्बुलेंस की सौगात अस्पतालों तक या ग्रामीण इलाकों तक दी जाती है। कई बार जो वहां के जिम्मेदार होते हैं वो कहते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो गई या किसी और की सेवा में वो लगी हुई थी, तो जरूरी है कि अगर शव वाहन की सुविधा आप दे रहे हैं तो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग भी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये नई योजनाएं शुरू करना और उनको एफिशिएंटली चलाना, उसके लायक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उस पक्ष पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी मैं ये थोड़ा सा बजट से हटके बात है, लेकिन जैसे 108 की योजना है तो उसके भी कुछ पेमेंट्स वगैरह का इश्यू है, कई बार इश्यू होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको स्ट्रीमलाइनिंग भी होना ज़रूरी है। ये अच्छी शुरुआत है,
एक इसमें एक सेंसिटिविटी है कि भाई आप तो थोड़ा संवेदनशीलता हाँ, का परिचय संवेदनशीलता सरकार उसमें देना दिखाई चाहिए, दे रही है। क्योंकि आपने जो कहा कि जो खबरें हैं वो खबरें यहाँ तक आती है कि वो आसानी से उनको अपने परिजनों के शरीर तक नहीं मिलते। नहीं करते। निश्चित तौर पर सर पूरे समाज के बारे में बिल्कुल जो बात हम कर रहे हैं उस पर जरा गुलरेज जी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद रवि जी मैं आपके पास आऊंगी। ये बहुत अच्छी जो शुरुआती से कहा जाएगा गुलरेज जी के अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो सम्मानजनक स्थिति में उसके शव को परिवार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो डिस्कशन इस वक्त पाराशर जी और हम कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सी योजनाएं पहले शुरू हुई है लेकिन निचले स्तर तक वो ढंग से पहुंच नहीं पाती हैं या उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है या जिन्हें जिम्मा सौंपा जाता है जिन अधिकारियों को वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, तो इसे लेकर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं इन चीजों को लेकर, चाहे ई कैबिनेट की बात करें या ई विधायक की बात करें, ये सब चीजें उसी दिशा में ले जाती हैं। अभी पहले आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने तहसील स्तर पर हर प्रत्येक तहसील स्तर पर हेलीपैड का निर्माण करवा रहे हैं ताकि औचक निरीक्षण हो सके। तो क्या होता है कि जो कांस्टेंट वॉच होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि आज कर लियो हमेशा के लिए पूर्ण हो गई और यथावत रहेगी, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग का काम होता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी लगातार प्रवास करने का कह रहे हैं, विधायकों को भी ये कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में रहें और क्षेत्र की चीजें मेरे तक भी भेजें और जो आपके संबंधित मिनिस्टर्स है उन तक भी भेजें। तो ये जो काम किया जा रहा है इसी मद्देनजर किया जा रहा है कि कांस्टेंट वॉच रहे गवर्नमेंट मशीनरी पर, वरना क्या होता है कि ऊपर से तो हम योजना बना देते हैं लेकिन नीचे उसको पहुंचने में बहुत सारे बाधित कारक होते हैं, उन कारकों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है माननीय मोहन जी। ठीक है रवि जी जल्दी से। जी जया जी, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार विगत कई वर्षों से सैकड़ों घटनाएं इस तरह की कि उन्हें सरकार सम्मानजनक उनके घर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस दिशा में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई योजना लेकर आई होगी तो हमें देखना होगा कि आखिर वो योजना किस दूर तक जाती है और कितना ये लोग उस घड़ी में उस शोकाकुल परिवार को साहस दे पाते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर पाते हैं। इसके लिए तो अप्रिशिएट करेंगे ना सर, एक तो कम से कम आपके जया हिसाब जी से देखना होगा, तारीफ तो कर क्योंकि दीजिए। नहीं तारीफ बिल्कुल होगी, सरकार के हर अच्छे काम की तारीफ होगी, लेकिन इस सरकार की जो योजना है करप्शन और क्राइम के लिए जानी जाती है। योजना तो बड़े ढोल धमाके के साथ शिवराज जी भी चालू करते थे, लेकिन आज व्यापम और नरसिंह में सब बदल गए। अगर नहीं होगी तो आप तो बैठे ही हैं सर 5 साल विपक्ष में, पूछे जाएंगे और तारीफ भी की जाएगी। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, पाराशर जी, गुलरेज शेख जी और रवि वर्मा जी, बहुत धन्यवाद। बजट पेश हो चुका है, मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट था, काफी उम्मीदें थी, हालांकि हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ खास जरूर रखा गया है। टैक्स किसी तरह का कोई नया नहीं है, ये राहत की बात है। हालांकि ये बजट आगे जमीन पर कितना उतर पाता है, जो बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से इस बजट में की गई है, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वो जमीन पर, धरातल पर कितना दिखाई देगा, ये जरूर देखना और निश्चित तौर पर जया, खास करके लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ली थी, ये कहा जा रहा था कि काफी संवेदनशील इंसान है और वो निश्चित तौर पर जिस तरह की कुछ बजट में हम जिन विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो संवेदनाएं दिखाई भी दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा किस तरह का ये बजट का असर जमीनी स्तर पर होगा और जो भी अगर कोई उसमें परेशानी होगी, कोई समस्या होगी तो पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।